हेलो एवरीवन। आज 8 नवंबर के न्यूज़ टुडे के अंक में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और आज हम लोग जिन न्यूज़ आर्टिकल को देखेंगे वो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग उसके लिस्ट को देख लेते हैं। जो महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं, आज 5 आर्टिकल होंगे कुल। उसमें सबसे पहला आवारा कुत्तों के मामले में उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश, नए दिशा निर्देश इससे पहले भी आ चुके हैं। इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, ऐड किया गया है, कुछ गाइडलाइंस निर्देश जोड़े गए हैं इसमें। उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने भूमि पंजीकरण के लिए ब्लॉकचेन तकनीक की सिफारिश की। काफी इंपॉर्टेंट है, देश की जो लैंड सिस्टम है, पूरा का पूरा जो भूमि पंजीकरण सिस्टम है, वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए और सामाजिक दृष्टिकोण से भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भूमि से संबंधित जो मामले हैं न्यायालय में काफी लंबित है। कृषि में डीप टेक, कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था के लिए इंपॉर्टेंट और इसलिए उसमें टेक्नोलॉजी का समावेश किया जाना और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का समावेश किया जाना, तो उसके संदर्भ में जो अपडेट है उसके बारे में ये न्यूज आर्टिकल बात करता है। उसके बाद विश्व बैंक की वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम रिपोर्ट, वित्तीय क्षेत्र के संदर्भ में विश्व बैंक आईएमएफ की एक रिपोर्ट है, उस पर चर्चा करेंगे, उसके की पॉइंट्स को और भारत की क्या स्थिति है उसके बारे में बातचीत है यहाँ। इसी तरह से ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी TFFF में भारत एक पर्यवेक्षक के रूप में, ये ब्राजील के द्वारा शुरू किया गया है ये इनिशिएटिव। बेसिकली ट्रॉपिकल कंट्री में जो फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वाले जो कंट्रीज है, मतलब राष्ट्र हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में शामिल जो राष्ट्र हैं, उन्होंने यहाँ अपने यहाँ वनीकरण के लिए अच्छा काम किया है, उसके संदर्भ में ये बात करता है, तो उसके बारे में ये न्यूज आर्टिकल है। उसके बाद संक्षिप्त सुर्खियों में क्या है, सबसे पहले शॉर्ट न्यूज, ब्रेन इनिशिएटिव सेल एटलस नेटवर्क, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धाराएं 33 से 36, ज्वालामुखीय त्वरित मतलब वोल्केनिक लाइटनिंग, क्रिसमस द्वीप, और इस तरह से अंत में देखेंगे एक सुर्खियों में रहा स्थल डेनमार्क के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग आज के पहले आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है कृषि में डीप टेक। एक्चुअली हम लोग अभी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा कहा गया कि कृषि में डीप टेक क्रांति को आकार देना शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, ये रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट का नाम ही क्या है, AI फॉर एग्रीकल्चर। ये शॉर्ट में इस तरह से लिखा जाता है, AI फॉर एग्रीकल्चर। कृषि क्षेत्र क्यों इंपॉर्टेंट है देश की अर्थव्यवस्था में? GDP के में कंट्रीब्यूशन की दृष्टि से देखा जाए तो इसका योगदान घटा है स्वतंत्रता के बाद, लेकिन अभी भी क्या इससे जो रोजगार है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो देश की एक बड़ी जनसंख्या, 40% से अधिक जनसंख्या जो है इससे जुड़े हुए कृषि और कृषि से संबद्ध क्षेत्रों से, और ये भविष्य में बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि खाद्यान्न जरूरत बढ़ेगी, पोषणीयता जरूरत बढ़ेगी और कृषि का विकास भी होगा, मतलब आधुनिकीकरण भी होगा, मॉडर्नाइज, और उसका मैकेनाइजेशन भी होगा, मशीनीकरण भी होगा, औद्योगिकरण होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। तो मतलब इस सारी प्रक्रियाओं से गुजरते हुए कृषि को और आगे ले जाने की बात की जा रही है, क्योंकि अधिक बढ़ने वाली, समय के साथ बढ़ने वाली जनसंख्या को खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करवाया जा सके। लेकिन यहीं पे आवश्यक है कि इसमें टेक्नोलॉजी भी समावेश किया जाए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अन्यथा ये क्या एक बर्डन के रूप में होगा। तो ये बात यही एक्चुअली किया जा रहा है यहाँ पे, और इसमें भारत के लिए क्या आयाम है इस पे बातचीत हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि AI फॉर AI कैसे प्रौद्योगिकी संबंधी समाधानों को आगे बढ़ाने और वैश्विक खाद्य प्रणालियों के रूपांतरण में तेजी लाने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के भागीदारों को एक साथ लाता है। बेसिकली यही है इसका काम, AI फॉर एग्रीकल्चर का काम ये है कि एग्रीकल्चर, कृषि में टेक्नोलॉजी को समावेश करने के लिए प्राइवेट और पब्लिक मतलब सरकारी पूंजी दोनों की आवश्यकता होगी, दोनों को एक मंच पे लाना। तो विश्व आर्थिक मंच का ये रिपोर्ट है, तो काफी इंपॉर्टेंट भी है। मुख्य चुनौतियां क्या है, क्यों ये बात करनी पड़ रही है हम लोगों को, कि कृषि क्षेत्र इंपॉर्टेंट तो है लेकिन बहुत सारी चुनौतियों से भी गुजर रहा है। सबसे पहले क्या है, कार्यबल में गिरावट,
ये पूरे विश्व की, भारत के साथ साथ पूरे विश्व की सामान्य समस्या है। क्यों? नगरीकरण काफी तेजी से बढ़ा है और खास करके विकासशील और गरीब राष्ट्रों मतलब उभरते हुए जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, विकासशील उभरती हुई अर्थव्यवस्था और गरीब राष्ट्र से विकासशील की तरफ जहां पे अभी विकास प्रक्रिया अभी शुरू ही हुई है, सब जगह क्या नगरीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इसमें क्या गांव से शहर की तरफ प्रवर्सन हुआ। तो गांव में कौन रह गए? वृद्ध, बच्चे और जो काम करने लायक नहीं है। अधिकतर जगह महिलाओं को इसमें शामिल कर सकते हैं जो लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं है। बहुत सारे कंट्रीज में कृषि क्षेत्र में काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग काम कर सकते। तो वहां पे क्या हुआ? तो वहां पे आबादी जो है घटती कारण श्रम की उपलब्धता भी कम हो गई, जो कि डायरेक्ट कृषि उत्पादन से जुड़ी हुई थी। जलवायु परिवर्तन और चरम मौसमी घटनाएं, सूखा, बाढ़, अतिवर्षा, निम्न वर्षा, इस तरह की घटनाएं, चक्रवात, जिसने क्या किया? बड़े पैमाने फसल खराब होने की घटना को बढ़ाया है। और इस दृष्टिकोण से क्या मतलब, टोटल जो प्रोडक्शन था वो डायरेक्टली कम हो गया है। अभी भारत की भी बात की जाए यहाँ पे कि प्रमुख खाद्य फसल गेहूं, चावल की बात की जाए तो ये क्या है, जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है 1.1 से 1.4 डिग्री सेल्सियस तो अभी ही हो गया, और आंकड़े जिस तरह से आ रहे हैं तो ये इस सदी के अंत तक 2100 तक जाते जाते ये टेम्परेचर और बढ़ के 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। इस दर से अगर बढ़ा तो ये चीजें, स्थिति क्या है? कुल मिलाकर क्या ये उत्सर्जन पूरी तरह से क्या इसके कृषि उत्पादन को प्रभावित करेगा और प्रमुख फसलों को प्रभावित करेगा। तो यहाँ पे यही बोला जाए कि प्रमुख खाद्य फसलों की वैश्विक कैलोरी उत्पादन में 24% तक की कमी आ सकती है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, वही कृषि क्या है, एक तरह से क्या कृषि इनपुट के लिए मतलब कृषि में फसल उगाने के लिए हमें बहुत सारे इनपुट की जरूरत होती है, मतलब संसाधनों की जरूरत होती है। जैसे जल संसाधन, जल के सबसे अधिक खपत करने वाला सेक्टर है। भूमि संसाधन, ऊर्जा, इन सब का। और जैसे ही हम कृषि को में उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास करेंगे, इन सब का खपत तेज होगा। तो हमें आवश्यक है ना कि यहाँ काम करना पड़ेगा कि इफिशिएंट बनाया जाए, कम खपत में संसाधन का अधिक से अधिक लाभ लिया जा सके। तो ये मुद्दा यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया होगा 70% तक कृषि में उपयोग होता है जल। उसके बाद क्या 71% एक्यूफर जो है ना रिक्त हो चुके हैं, मतलब इतना दोहन किया गया है। तो मैंने एक उदाहरण दिया एक संसाधन का। दूसरा, मृदा में 1/3 मृदा जो है ना खराब हो चुकी है, उसका मतलब दोहन इतना ज्यादा हुआ है। हम भी देख लेंगे कि हमारे देश में भी कि भारत में जो हरित क्रांति प्रदेश है वहां पे इतना ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर और उत्पादन को बढ़ाने की बात की गई, केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग और उत्पादन को अधिक करने की बात जो की गई, उससे आज मृदा में विभिन्न प्रकार की समस्या होगी। मृदा निम्नीकरण की समस्या से वो गुजर रहे हैं, जैसे अम्लीयता, क्षारीयता, इस तरह की ऊसरपन, इस तरह की समस्याएं हमें देखने को मिल रही है। अब कृषि में डीप टेक के प्रमुख उपयोग, अभी जो पॉपुलर उपयोग हम लोग देख सकते हैं, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण उपयोग यहां पे बताया गया है कि इंटेलो लैब्स और का एआई और कंप्यूटर विजन आधारित फ्रूट सॉर्ट, ये सब एग्जाम्पल ध्यान रख लेंगे कि एग्रीकल्चर में एआई का प्रयोग कहां कहां किया जा रहा है या डीप टेक्नोलॉजी का। तो एआई बेस्ड जो है इंटेलो लैब्स है, ये याद रखना महत्वपूर्ण नहीं है। ये फ्रूट सॉर्ट आप ध्यान रखेंगे। फ्रूट सॉर्ट ये क्या करता है बेसिकली कि एडवांस कैमरा और जो सेंसर्स के द्वारा, मशीन लर्निंग के द्वारा ये क्या करता है, जो ताजा उपज का तेजी से विश्लेषण करता है और दोषों की पहचान करता है। मतलब क्या, ये इतने सारे अगर 10,000 फल हैं तो उसमें से उसे चेक करना भी तो होता है ना, कौन खराब है कौन सही है, तो सॉर्टिंग करने का काम करता है। तो इतने ही सही हैं और बाकी को क्या फेंक दे, जो आज हाथों से होता है। तो उस काम में क्या है, उस काम में समय और संसाधन दोनों अधिक लग रहे हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो सबसे बड़ी समस्या है भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों के लिए, फसल खराब होने की समस्या और जलवायु के कारण, मौसमी दशाओं के कारण और अन्य कारणों के द्वारा, तो उसके प्रति जो है सुरक्षा मतलब इंश्योरेंस दिया जाना। और ये इसके लिए क्या करना, दक्षतापूर्ण फसल बीमा के लिए रिमोट सेंसिंग आवश्यकता है, कितना हुआ खराब, किस तरह की चीजें हो सकती है कहाँ पे। तो ये इस चीज को, इस पूरे की पूरी व्यवस्था को जो है ना
इफिशिएंट बनाया जाना है, जिससे क्लेम भी मिल सके और लोगों को इसके प्रति जो है ना, इस नेट में भी लाया जा सके अधिक से अधिक लोगों को जिनको फसल बीमा की सुविधा नहीं मिल पा रही है। चलिए अब और भी देख लेते हैं। इन्फोसिस का क्या 5G नेचुरल का कार्यक्रम, ये क्या है? फसल कटाई के लिए स्वचालित हार्वेस्टिंग, ये देखा है हमने। समय हार्वेस्टिंग अगर इफिशिएंट होगा तो सबसे बड़ी बात क्या, समय अधिक होगा, और जितने समय में वो हार्वेस्ट करता था अभी तक 1 एकड़ को, उतने समय में अधिक एरिया में करेगा। तो यही चीज ये बताई जा रही है, क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। टोटली पूरी तरह से ये जो है फसल कटाई के लिए स्वचालित है, ऑटोमेटिक है ये, और किसी आदमी की भी जरूरत नहीं है, जिसके घटकों का आसानी से असेंबल किया जा सके, बुद्धिमत्तापूर्ण रूप से कार्य कर सके। तो यहाँ पे यही यूज काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब मिनिमम रिसोर्स के साथ, मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ एक व्यक्ति भी, जैसे आज जो है ऑटोमेशन के द्वारा एक व्यक्ति भी कुछ छोटे मोटे फैक्ट्री या बड़े फैक्ट्री को संचालित कर सकता है, उसी तरह से खेती भी, बड़े बड़े खेत को कुछ लोगों के द्वारा संचालित किया जा सके, वहां पे जितने भी ऑपरेशन किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर पूरा का पूरा जो हमारा ध्येय है, उद्देश्य है इस आर्टिकल के पीछे यही है, इसी की बात कर रहे हैं हम लोग। उर्वरा योजना, तो ये मृदा की उपजाऊपन से संबंधित बूम मित्रा एक कंपनी है, ने कार्बन की निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन के लिए वाइटल एग्रीकल्चर रीजनरेशन एंड एडेप्टेशन उर्वरा, इसी का ये फुल फॉर्म है, परियोजना शुरू की है। तो इंपॉर्टेंट है ये मृदा, ये ध्यान रख लेंगे तो ये सब चीजें मेन सेंसर राइटिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब डीप टेक कैसे यहाँ पे यूज हो सकता है, उसके जो एप्लीकेशन, जैसे जनरेटिव एआई का प्रयोग करके, एज इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब आईओटी का प्रयोग करके, ऑटोमेशन करके, मतलब सिंचाई प्रणाली है, एक ही खेत पे सिंचाई प्रणाली है, एक ही खेत पे जो है सारी चीजों को जो है ना ऑटोमेटिक तरीके से चलाया जा सकता है, ऑपरेट किया जा सकता है। आईओटी का प्रयोग है, रोबोटिक्स जैसे सॉर्टिंग वोटिंग जैसी काम, मतलब अलग अलग करना खराब और अच्छे को, फल को या सब्जियों को, इस तरह से ये सब काम। नैनो प्रौद्योगिकी, क्रिस्पर, सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग, कंप्यूटर विजन, ये सारे जो डीप टेक्नोलॉजी हैं, इसका इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है कृषि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में, कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने में, कृषकों के लाभ को, रिस्क को घटाने में और लाभ को बढ़ाने में समय के साथ। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट था। चलिए आर्टिकल 2 क्या है? विश्व बैंक की वित्तीय क्षेत्र की, विश्व बैंक का रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट है बेसिकली, वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन रिपोर्ट, फिनेंशियल सेक्टर असेसमेंट रिपोर्ट, ये चीजें FSAP, ये मूल्यांकन और कार्यक्रम मतलब प्लान प्रोग्राम, फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट जारी की गई है। तो ये जारी जो किया गया विश्व बैंक के द्वारा, उसमें बात ये की गई भारत के लिए एक तरह से पॉजिटिव, ये इसमें कुछ चीजें बताई गई कि भारत ने अभी कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं, और भारत क्या है, ने आग्रह किया गया है कि वो अपने वित्तीय क्षेत्र में सुधारों को तेज करे, मतलब और तेज करे, जिससे कि 2047 तक, मतलब जो स्वतंत्रता के 100 वर्ष होंगे तब तक वो 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सके, तभी जो उसका लक्ष्य है। ये बात यहाँ पे की गई। अभी हमने देखा कि अभी जस्ट अभी रिपोर्ट आई है जिसमें कि भारत की अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पे है दुनिया में, और 4.1 ट्रिलियन डॉलर हैं अभी, जो जिसे कि हमें आगे बढ़ाना है। तो इस संदर्भ में बात ये करता है ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। हम लोग देखेंगे कुछ इसके की हाइलाइट्स क्या हैं, की पॉइंट्स, कि वित्तीय प्रणाली मजबूत है, वही मैंने बताया कि पॉजिटिव पॉइंट्स है भारत के लिए। तो पॉजिटिव पॉइंट, सबसे पहले ये सब पॉइंट नोट कर सकते हैं कि पॉजिटिव पॉइंट क्या है, कि वित्तीय प्रणाली अभी तक मजबूत और विविधतापूर्ण है। सबसे पहला तो यही, अधिक मजबूत और विविधतापूर्ण है। क्यों भाई है? वित्तीय प्रणाली का मतलब क्या? जहां पे वित्तीय लेन देन और उससे संबंधित जो इंस्ट्रूमेंट है जिसका प्रयोग किया जा रहा है, और उसका ग्रोथ कितना हो रहा है, अर्थव्यवस्था में कितना हिस्सा है, मतलब बॉन्ड, शेयर, इस तरह की चीजें, किस तरह की चीजें चल रही हैं, कितने लेवल पे चल रहा है फिनेंशियल स्तर पे। तो जैसे इसमें देखो, आप देखो भारत का पूंजी बाजार जो है, पूंजी हमने पढ़ा है अर्थव्यवस्था में, मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, दो तरह की चीजें हैं। पूंजी बाजार में सामान्यतः जहां पैसे का लेन देन या उससे संबंधित जो जो संबंध में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मतलब बॉन्ड, इक्विटी, सरकारी बॉन्ड, बॉन्ड में भी सरकारी बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, इस तरह के बॉन्ड का व्यापार होता है। तो इसे क्या बोलते हैं? पूंजी बाजार बोला जाता है। सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी का 144% था पहले, 175% हो गया बढ़ के।
पिछली एफएसएपी रिपोर्ट के तुलना में। तो ये काफी बड़ा ये आंकड़ा है ये। उसके बाद क्या राज्यों की प्रमुख भूमिका है इसमें, राज्यों की प्रमुख भूमिका है इसमें। तो ये भी यहाँ पे मार्क करने वाली बात है। तो यहाँ पे ज्यादा अच्छा प्रगति किया हमने। डिजिटल प्रौद्योगिकी का काफी बड़ी भूमिका है हमारा फिनेंशियल सेक्टर को बढ़ाने में। जैसे कि हमने पूरा का पूरा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग से लेकर पूरा का पूरा जो ये पूंजी बाजार को रेगुलेट करने के लिए, उसको चलाने के लिए। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता, कार्यकुशलता और वित्तीय समावेशन, मतलब अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाना। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी डिजिटल क्रांति हुई मोबाइल ऐप्स के जरिए। डिफरेंट टाइप के आज ऐप है जो कि जहां पे बॉन्ड को खरीदा बेचा जा सकता है, एक क्लिक पे किया जा सकता है। जबकि ये 10 साल पहले, 5 साल पहले ये सब चीजें इतनी टीडियस, इतनी जटिल प्रक्रिया थी, जिसके लिए काफी चक्कर लगाना पड़ता था और काफी कुछ ही लोगों को ही समझ में आता। जबकि आज एक मोबाइल में ऐप के जरिए ये सारे काम, इन सब इंस्ट्रूमेंट की खरीद बिक्री की जा सकती है, जो भी आम आदमी के द्वारा किया जा रहा है। तो इसलिए काफी इसके विस्तार हुआ है इसमें। और क्या है? विनियामक व्यवस्था में सुधार, आरबीआई और सेबी के द्वारा बहुत सारे ऐसे सुधार किए गए हैं जिससे पूरी की पूरी व्यवस्था ट्रांसपेरेंट, रेगुलेट और मजबूत हुई है, इफिशियंट हुई है। लेकिन क्या है कि गैर बैंकिंग, नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कंपनी है, उनकी कार्यप्रणाली थोड़ी जो है ना, उस पर निगरानी की आवश्यकता है और उस पर काम, वित्तीय संकट से निपटने के स्तर में चुनौतियां बनी हुई है। वहीं क्या सहकारी बैंक, जो कोऑपरेटिव बैंक आज काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब ग्राउंड लेवल पे ऋण वितरण और उससे संबंधित जो इनकी भूमिका है, फिनेंशियल की बात अगर मैं करें तो सहकारी बैंक की बात किया जाएगा तो काफी इंपॉर्टेंट है रूरल सेक्टर में बेसिकली, कि पर्यवेक्षण, मतलब सहकारी बैंकों को भी विनियामक संस्थाओं के पर्यवेक्षण के अधिकार में ला दिया गया, जो कि पहले ना के बराबर थे। तो इसलिए क्या है, जो ये पूरा का पूरा जो निचला सेक्टर था ऋण वाला, देने लेने का, लेन देन का, तो ये भी स्कैनर में आ गया, इसे भी अब ट्रैक किया जा सकता है। तो इसलिए वित्तीय बाजारों की सुरक्षा और विनियमन से जुड़े नियमों को सख्त बनाया गया है। तो इसलिए इस चीज को विशेष करके हाईलाइट किया गया कि विश्व बैंक की रिपोर्ट ने इन सभी उपायों को प्रशंसा की है। तो भारत के लिए इस रिपोर्ट में काफी पॉजिटिव चीजें ही हैं। अंत में वित्तीय बाजार का क्या विकास ही हुआ है, मतलब कॉर्पोरेट बॉन्ड अवसंरचना के वित्त पोषण से चीजें तो थी ही, साथ में क्या है कि इसमें इसमें कुछ चीजें तो है। इसमें क्या है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड और अवसंरचना के वित्त पोषण से संबंधित वित्तीय बाजार अभी भी परिपक्व नहीं है, मतलब और भी इंस्ट्रूमेंट लाए जाने चाहिए। कुछ एक इंस्ट्रूमेंट ही है इसमें, जैसे कि सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश को ही प्राथमिकता देते हैं, मतलब कुछ नकारात्मक बिंदु भी है यहाँ पे, है ना। और कर लगाने में असमानताएं हैं, जैसे कि डेप्ट से संबंधित जो चीजें हैं, वहीं इक्विटी के बीच में जो टैक्स लगाया जाता है वो अलग अलग लगाया जाता है। तो इसका मतलब क्या, वो एक हतोत्साहित होगा और एक जो है प्रेरित नहीं होंगे जो उसमें व्यापार करने के लिए लोग। मतलब ये जो हम देखोगे कि इक्विटी पे जो टैक्स लगता है, इसमें यहीं पे चलते चलते हम लोग देख लेते हैं क्या, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, मतलब उसके खरीदने बेचने पे जो लगाया जाता है, तो आमतौर पर बॉन्ड या निवेशों की तुलना में कम होता है। यही मुद्दा है, तो यही बात कही जा रही है। तो कुछ चीजें चैलेंजेस भी हैं, निम्नलिखित सुधार किए जाने चाहिए। क्या सुधार किए जाने चाहिए? निजी क्षेत्र से पूंजी जुटाने पर बल देना चाहिए। सबसे पहली बात कि पूंजी कहां से आएगी, एक्स्ट्रा पूंजी की बात है। और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बॉन्ड और सिक्योरिटीज को बाजारों में मजबूत करना चाहिए, बॉन्ड को बढ़ावा देना चाहिए, बॉन्ड और सिक्योरिटीज मार्केट को। एनबीएफसी के नियमन में सुधार करना, क्यों? क्योंकि ये फाइनेंस भी करते हैं, वित्तीयन भी करते हैं ना। तो इस तरह से चीजें, मतलब पूरा का पूरा क्या है, वर्गीकरण, एनबीएफसी के वर्गीकरण वाले स्केल आधारित फ्रेमवर्क में आवश्यक सुधार करके इन्हें बेहतर वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। क्योंकि जो ऋण वितरण का एक सबसे बड़ा जो जाल है देश में आज भी, वो एनबीएफसी काम कर रहा है। और डिजिटल और वित्तीय सुधारों का एकीकरण होना चाहिए। नो डाउट क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है इस दिशा में, इसे अगर बढ़ाना है। निम्नलिखित सुधार, और क्या सुधार हैं इसमें?
सुधारों की गति जारी रखनी चाहिए। मतलब क्या, वित्तीय क्षेत्र की विनियामक संस्थाओं के बीच समन्वय बढ़ाया जाना चाहिए। पूरा का पूरा जो कोऑपरेशन है, कोऑर्डिनेशन है, वो बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि स्थिरता और विकास सुनिश्चित हो सके। मतलब किसी भी प्रकार के उठापटक या किसी प्रकार की अपारदर्शिता, जिसके कारण स्कैम और इस तरह की चीजें जो देखने को मिलती हैं, वो चीजें कम हो सके, जिससे क्या घरेलू निवेशक अधिक से अधिक लाभान्वित, उसको लाभ मिल सके, और क्या उसके लिए चीजें आसान हो सकें। तो ये तभी होगा जब रूल बेस्ड सिस्टम होगा, जो एजेंसी है उसके साथ कोऑपरेट किया जाएगा बाजार के द्वारा। हरित क्षेत्र की परियोजनाओं में वित्त पोषण को बढ़ावा देना चाहिए। ये एक नए जमाने का, कि जितने भी ग्रीन बेस्ड प्रोजेक्ट हैं, मतलब जो जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में काम किए जा रहे हैं, इस तरह के प्रोजेक्ट हैं, हरित क्षेत्र की परियोजनाएं, उसे जो है ना उसको बढ़ावा दी। जैसे क्या, ईवी सेक्टर को बढ़ावा देना है, रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित, तो यही है। निम्न कार्बन उत्सर्जन करने वाली परियोजनाओं में वित्त पोषण बढ़ाने के लिए निवेशकों के जोखिम करने के लिए विकास वित्त संस्थानों का उपयोग करना चाहिए। क्या है ये संस्थान? डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। कुछ कार्यक्रम इसके बारे में थोड़ा पढ़ लें। यहाँ पे हमने अभी बात की ही कि किसके द्वारा जारी किया जाता है एफएसएपी। ये 1999 में शुरू हुआ था, और ये क्या, विश्व बैंक और आईएमएफ दोनों का संयुक्त कार्यक्रम है। संचालन कौन करता है? विकसित अर्थव्यवस्था में एफएसएपी का संचालन आईएमएफ द्वारा किया जाता है, जबकि विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था में विश्व बैंक के द्वारा। यही अंतर है, ये इंपॉर्टेंट अंतर है, और ये ध्यान रखेंगे। और आईएमएफ द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है। भारत का पिछला एफएससीपी वर्ष 2017 में किया गया था। तो जो भी ग्रोथ देख रहे हैं 2017 से अभी तक में 8 सालों की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, आर्टिकल 3 क्या है? आर्टिकल मतलब आज का जो न्यूज आर्टिकल है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में भारत एक पर्यवेक्षक के रूप में है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सबसे पहले क्या, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मतलब विश्व के मानचित्र पे 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच जो अवस्थित जो राष्ट्र हैं, मतलब जो गर्म क्षेत्र हैं, जहां पे जो इस तरह के वर्षा वन और उससे कम स्थिति, उससे लगे हुए जो वर्षा, जो घने वन है, वैसे जो कंट्री है, उनकी बात हो रही है। तो सबसे पहले ये समझ लो, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, इसके संदर्भ में एक फैसिलिटी, इसको बचाने के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया है ब्राजील के द्वारा, और उसमें भारत को भी एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पूरे के पूरे प्लेनेट के लिए ग्रीन लंग्स का काम करते हैं ये घने जंगल, जो भारत में, तो भारत में जैसे फॉर एग्जांपल पश्चिमी घाट, नॉर्थ ईस्ट में इस तरह के घने जंगल हैं, जो कि बड़े पैमाने पे यहाँ पे क्या, हवा के लिए, साफ हवा के लिए जिम्मेदार है। वहीं क्या, जल चक्र के लिए, मतलब वर्षा के लिए भी, क्योंकि बाष्पीय का भी, और साफ हवा के लिए क्यों, कार्बन सिंक के रूप में भी काम करते हैं। इसी तरह से अगर ब्राजील जिसकी बात हो रही है, अगर उसकी बात की जाए, तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अमेजन फॉरेस्ट, जो कि अभी जिसपे खतरा है, आग लगने का खतरा, और नगरीकरण और जो डिफरेंट एक्टिविटीज है उसके द्वारा उसको काटा जा रहा है बड़े पैमाने पे। तो इसलिए काफी चिंता का विषय भी है वो। क्यों? क्योंकि इतने बड़े एरिया में फैला हुआ अमेजन रेन फॉरेस्ट या पश्चिमी घाट रीजन, अगर इससे कुछ नुकसान होता है तो पूरे के पूरे प्लेनेट के स्वास्थ्य पे वो असर पड़ेगा। तो इसलिए ब्राजील के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है, क्योंकि अभी क्या है, वहां पे यूएनएफसीसी की कॉप 30 भी होने वाली है, तो उसी के पहले यहाँ पे किया गया है। तो उसमें भारत को एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी की बात की जा रही है, और इसी के दृष्टिकोण से ये काम किया जाएगा कि जिससे कि इन जंगलों को, इन वनों को बढ़ाया जा सके। क्या है इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। हम लोगों ने कर ही लिया कि ब्राजील में कॉप 30 होने वाला है। इससे पहले कॉप 29 हुआ था। क्या? कॉप 29 हुआ था बाकू में, अजरबैजान की राजधानी बाकू में। अब कॉप 30 होने वाला है। कहाँ होने वाला है, ध्यान में रखेंगे, बेलेम। बेलेम एक शहर है, इसका पोर्ट टाउन है। पोर्ट टाउन पतन शहर है। अमेजन नदी और टोकांटिस नदी जहां गिरती है साउथ अमेरिका में, वहीं पे ये पतन शहर बेलेम है। ये ध्यान रखेंगे, मैपिंग के दृष्टिकोण से भी ये इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे। अब तो मैपिंग के दृष्टिकोण से भी ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये बेलेम शहर, ठीक है।
तो वहां पे यही के अवसर पर स्थापित एक वैश्विक कोष है। इस बेसिकली ये क्या फंड है, वही जंगलों को, घने जंगलों को बचाने के लिए ये फंड है, और जिसे रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा किसमें, जो जहां पे ये वन है, जिन राष्ट्रों में, जिन ट्रॉपिकल राष्ट्रों में वन है और वो अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें बचाए रखने के लिए, मतलब वहां पे वन काटने में उसको संरक्षण करने के लिए, तो उन्हें ये फंड दिया जाएगा कि उन्हें और मोटिवेट किया जा सके, तो वो मेंटेन करते रहने के लिए। तो यही है, तो एक मतलब पूरा का पूरा एक मॉडल बनाया जाएगा, एक व्यवहारिक मॉडल, जिससे ये पूरे के पूरे काम को बढ़ाया जा सके आगे। तो वही है एक उद्देश्य, उष्णकटिबंधीय वन वाले देशों को उनके मौजूद वनों को बनाए रखने के लिए वार्षिक भुगतान किया जाएगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे देख लेंगे। और वन संरक्षण और विस्तार को प्रोत्साहित किया जा सके। तो कुल मिलाकर हमारा यही है कि वन संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। वन संरक्षण इंपॉर्टेंट, जैव विविधता का संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन खतरों से निपटने के लिए एक इंपॉर्टेंट टूल के रूप में हो सकता है, और उसके लिए चाहिए क्या, फंडिंग। तो यही इसका मूल उद्देश्य था। चलिए, टीएफएफ क्या है इसके बारे में, वित्त पोषण तंत्र है सबसे पहले, यही वित्त पोषण तंत्र मैकेनिज्म समझ लेते हैं क्या है। इसमें बेसिकली क्या है, ये कोष सार्वजनिक और निजी निवेश के द्वारा, सबसे पहले पब्लिक और प्राइवेट फंडिंग होगी दोनों के द्वारा, मतलब सरकारें जिसमें पैसा डालेंगी और निजी, उसके बाद क्या 125 बिलियन डॉलर जुटाने का प्रयास किया जाएगा, इतनी मुद्रा। और उसके बाद क्या किया जाएगा, जो उस पे जो प्रतिफल का उपयोग उन राष्ट्रों को भुगतान करने के लिए किया जाएगा जो अपने वनों को सफलतापूर्वक संरक्षण कर रहे हैं, ठीक है। उसका 20 से 25% तक सार्वजनिक निवेश और 70 से 80% तक निजी निवेश जुटाया जाएगा। तो ये व्यवस्था हो गई, पैसा कहां से जुटाया जाएगा। उसके बाद क्या पात्रता, किसको दिया जाएगा, तो 70 से अधिक टीएफसीज है, यही ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कंट्री, जहां पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, बताया मैंने विस्तार कहां कहां होंगे। उसमें भी सब पे वन तो नहीं होंगे ना, मैंने क्षेत्र, ये क्षेत्रफल क्षेत्रीय आधार पर विस्तार बताया मैंने, अक्षांश के आधार पे, लेकिन उसमें सब में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो ये तो आवश्यक नहीं है। तो जो कंट्री है 70 से अधिक लगभग, उसका समर्थन कर सकता है। इन्हें कुछ मानदंडों को पूरा करना पड़ेगा। क्या मानदंडों को, कि ये वनों कटाई दर वार्षिक रूप से 0.5% से कम होनी चाहिए, मतलब कुछ हो लेकिन इससे कम होना चाहिए। अगर इससे अधिक बढ़ गया तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, मतलब आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो। अगर आप इससे कम रख रहे हो तो मतलब क्या, आपको वो मोटिवेट किया जाएगा फंडिंग के द्वारा, और देशज लोग और स्थानीय समुदायों को संसाधनों को उचित आवंटन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर क्या है, हमने देखा है जो स्थानीय समुदाय है उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ पे आप देख लो एग्जाम्पल, पवित्र उपवन नाम सुना है भारत में, ये हमने पहले भी देखा है, पवित्र उपवन, सेक्रेट वन, बहुत सारे। सरना बिहार झारखंड में जो आदिवासी समूह हैं उनका पवित्र उपवन होते हैं। ओरन, इस तरह के ये लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा जंगल ही इनके सांस्कृतिक रूप से एक पूजा स्थल है, क्योंकि उनके कोई देवी देवता वहां पे निवास करते हैं और वो पूरा उसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो बात यही कही जा रही है कि जो ऐसे देशज लोग स्थानीय समुदाय हैं जिन्होंने उस जंगल को बचा कर रखा है वर्षों से, तो उन्हें भी मोटिवेट किया जाना चाहिए ना, उन्हें भी फायदा पहुंचाया जाना चाहिए ना। तो इस फंड का कुछ हिस्सा उनके विकास के लिए भी जाएगा, जो कि ये अमूल्य संसाधन को बचा रहे हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन इससे रुक रहा है और काफी इंपॉर्टेंट है उसके लिए। वन संरक्षण का महत्व क्या है, महत्व वही है जलवायु विनियमन। सबसे पहले ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार ये संस्था ये सब कोट कर सकते हैं कि सामूहिक रूप से वन प्रतिवर्ष कितना कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन अवशोषण करने का काम करता है, कितना 7.6 बिलियन टन CO2 अवशोषित करता है। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट हो गया, जो कि वैश्विक तापमान के लिए काफी को कम करने में काफी इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा, जैव विविधता हॉटस्पॉट होता है। 7% हिस्सा जो है पृथ्वी की सतह पे उष्णकटिबंधीय वन है, 7% हिस्सा कुल, और उसमें क्या 50% जैव विविधता। पश्चिमी घाट में ही देख लो आप, भारत में एक छोटा सा एरिया पश्चिमी घाट है, घने जंगल हैं, और वहां पे कितनी जैव विविधता है, ठीक है। मृदा संरक्षण, क्यों, क्योंकि वन जो है लॉन्ग टर्म में क्या, एक तो सबसे बड़ी बात है कि मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, एक दूसरा क्या, वो बड़े क्षेत्र के लिए क्या वर्षा को संचालित करने का काम करते हैं, जिसका सीधा सीधा संबंध किससे है, मृदा संरक्षण से, ठीक है। और अगर वो पर्वतीय ढालों पे हैं तो मृदा को जकड़े हुए है अपनी जड़ों में। वनों से लकड़ी, रबर आदि, मतलब जो मिलने वाला जो डिफरेंट प्रोडक्ट है, जलावन की लकड़ी, औषधि, डिफरेंट टाइप के औषधि मिलते हैं, फल फूल, मतलब खाद्यान्न के लिए,
मेडिसिन के लिए, इस तरह से जो यूज है। तो वनों का जो है बड़े पैमाने पे क्या हम लोग ने देखा कि इन्वायरमेंटल जो उसके जो सेवाएं हैं बड़े पैमाने पे हैं। उसके साथ साथ आप मनोरंजन के दृष्टिकोण से भी काफी इंपॉर्टेंट जो है रोल है वनों का हमारे, तो इसलिए क्या आजीविका के साथ साथ सांस्कृतिक समर्थन प्रदान करते हैं, औषधीय संसाधन भी उपलब्ध करवाता है और जल विज्ञान चक्र भी बनाए रखने में सहायता करता है। ठीक है, वैश्विक पहल क्या है? तो वैश्विक पहल देख लेंगे हम लोग। सबसे पहले जैविक विविधता, अभी समय 1992 वही रियो अर्थ समिट में हुआ ये, और इसको क्या बोलते हैं सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और ये पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण व सतत उपयोग और लाभों के न्यायसंगत बंटवारे को प्रोत्साहित करता है। इसी में रिसेंट क्या है हम लोग यहीं पर देख लेंगे, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, और इसी क्या बोलते हैं कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क हुआ है ये, जिसमें क्या है टारगेट 30x30 2030 तक 30% जो ऐसे निम्नीकृत क्षेत्र हैं पूरे विश्व में, पूरे ग्रहों पे, पूरे पृथ्वी ग्रह पे, चाहे वो तटीय हो, चाहे जलीय क्षेत्र हो, चाहे महाद्वीपीय क्षेत्र हो, उनको रीस्टोर करना है, क्योंकि जैव विविधता को बचाना है। क्लियर है चीजें? तो ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से संयुक्त राष्ट्र REDD+ 2008 की योजना काफी इंपॉर्टेंट है, वन की कटाई से संबंधित है। वन की कटाई को कम करने के लिए और कार्बन भंडारण को बढ़ाने के लिए ये विकासशील राष्ट्रों को वित्तीय सहायता की बात करता है। बॉन्ड चैलेंज इसीलिए 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत वनों को पुनर्स्थापित करने के लिए, सब देख रहे हैं पुनर्स्थापना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बता दिया इसी का सीबीडी का ही वही कि GBF एकदम ध्यान में रखेंगे, रिसेंट है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, उसमें है ही 30x30, तो सबसे रिसेंट यही है। तो सब बात यही करता है रीस्टोर करने का काम, जो निम्नीकृत हो गए हैं, तभी जैव विविधता को बचाया जा सकता है। पेरिस समझौता, पेरिस सम्मेलन तो हमने देखा ही हमने कि उत्सर्जन को कम करना है, एक लिमिट तक करना है, और यही अब होने वाला है जिसकी बात हम लोगों ने की ब्राजील में COP30। ये वनों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के प्रमुख साधन के रूप में मान्यता देती है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन अवशोषित करते हैं, सागर और समुद्र। तो सागरों को गंदा होने से बचाना है और वनों को कटने से बचाना है। तो ये कुल मिलाकर हम लोग इस तरह से चीजों को देख सकते हैं। चलिए, आर्टिकल 4 एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो पहले से अभी चर्चा में है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आए हैं। क्या है मुद्दा? मुद्दा है आवारा कुत्तों के मामलों पर उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश। इससे पहले भी हमने देखा कि न्यायालय के निर्णय आए थे कि इनको पकड़े जाने पे या इनके आतंक, मतलब कुत्तों के काटने की समस्या जो बढ़ गई है, आवारा कुत्तों की संख्या जो बढ़ गई है देश में, और इससे होने वाली जो मौतें हैं वो उनकी भी संख्या बढ़ी है पिछले कुछ वर्षों में, जो कि अब क्या एक सामान्य समस्या नहीं रह के बल्कि क्या एक गंभीर समस्या, मतलब हमारी आपकी आजादी को भी ये रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, अवरुद्ध कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और छोटे बच्चों को भी अभी कुछ समय पहले, मतलब जो पिछला जो निर्णय आया उससे पहले ही उसी समय कोट किया गया था उस निर्णय के साथ साथ कि कुछ जगह ऐसा देखा गया कि वृद्ध, महिलाओं, बच्चों पे ये इन आवारा कुत्तों के द्वारा हमला किया गया। न्यायालय के निर्णय आए, हालांकि उस पे पक्ष और विपक्ष दोनों थे कि क्या किस तरह से चीजें की जानी चाहिए, इन्हें रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए, ये अलग विषय है। लेकिन अभी हम लोग चर्चा फिर से इसलिए कर रहे हैं आवारा कुत्तों की समस्या और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या किया, फ्रेश गाइडलाइंस की है, उसमें ऐड किए हैं। क्या ऐड किया है कि कुछ सार्वजनिक स्थलों पे आवारा कुत्तों को जाने से रोकना है, ये चीज इसमें ऐड की गई है इसमें, और कुछ और अन्य चीजें भी, तो इसलिए ये चर्चा में है। यही बोला गया कि प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पे, यही प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पे, जिससे क्या है कि हमारा जो अनुच्छेद 21 है ये बाधित ना हो, मतलब जीवन की स्वतंत्रता। क्यों? क्योंकि मौत हो रही है बड़े पैमाने पे, अगर छोटे बच्चों को काट लिया जाए मौत हो सकती है ये चीजें रेबीज के कारण, तो इसीलिए ये चीजें प्रभावित ना हो आवारा कुत्तों की समस्या से। और क्योंकि ये घटनाएं एकदम आम हो चुकी हैं, तो कोर्ट ने ये, उच्चतम न्यायालय ने ये कोर्ट करते हुए ये चीजें बताई है अपने जजमेंट में। क्या है दिशा निर्देश, एक बार डिटेल में देख लेते हैं। डिटेल में यही सार्वजनिक संस्था जैसे शैक्षणिक संस्थान, कोई स्कूल, कॉलेज हो, अस्पताल, परिवहन केंद्र, बस अड्डे, इस तरह से रेलवे स्टेशन, प्रत्येक परिसर के लिए एक नोडल अधिकारी हो और उसका उस अधिकारी का मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग का काम वो
देख करेगा। जिला मजिस्ट्रेट ये सुनिश्चित करेगा कि ऐसे परिसरों में पर्याप्त बाड़बंदी या चारदीवारी हो, जिससे कि इनका प्रवेश जो रोका जा सके और इसको सुरक्षा प्रदान किया जा सके यहाँ पे लोगों को कुत्तों से। स्थानीय नगर निकाय और पंचायतें वहाँ पे नियमित रूप से प्रत्येक 3 महीने में कम से कम एक बार मॉनिटरिंग के लिए मतलब निगरानी बनी रहे, इंस्पेक्शन करेगी कि कैसा काम चल रहा है, निरीक्षण करेगी। सभी सरकारी और निजी अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन, मतलब अगर किसी को काट लिया जाए तो ऐसा नहीं है कि नजदीकी अस्पताल में, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, वहाँ पे रेबीज के इंजेक्शन ही नहीं है। और अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े नियमों को सख्ती से लागू करें। मतलब अपशिष्ट प्रबंधन सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने आसपास हम लोग क्या खाना वगैरह या कुछ भी ब्रेड वगैरह कुछ भी फेंकते हैं जिससे कुत्ते आकर्षित होते हैं आपके लोकेलिटी में, ये बहुत बड़ा रीजन है। और ये हमारे उपभोग पैटर्न, मतलब हमारे कंजम्पशन पैटर्न को भी दिखाता है कि हम लोग खाने को बर्बाद कर रहे हैं और हम लोग बाहर फेंक रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है ना, ध्यान देने की जरूरत है हमारे ऊपर भी, जागरूकता के दृष्टिकोण से, जिससे कि कुत्ते आकर्षित ना हो और उनसे बचा जा सके। तो इसीलिए ये चीजें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो उसे न्यायालय ने गाइडलाइंस में ऐड किया। ठीक, अब इस समस्या के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, कितनी गंभीर समस्या है कि 2019 का जो पशु का गणना होता है, पशुधन लाइव स्टॉक जो काउंटिंग होती है, उसमें 1.5 करोड़, भारत में लगभग 1.5 करोड़ आवारा कुत्ते हैं, तो काफी बड़ी संख्या है। उसके बाद क्या, कुत्तों को काटने के मामले में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के अनुसार 2024 में कुत्तों को काटने से लगभग 37 लाख मामले दर्ज किए गए हैं। तो ये भी काफी चौंकाने वाली चीज है। रेबीज संक्रमण से क्या है, कुल मौतें पूरे दुनिया में हम लोग आगे हैं। विश्व में जितनी मौतें होती हैं उसमें से 36% भारत में होती है रेबीज से। और रेबीज से मृत्यु का मामला, कि भारत में रेबीज से होने वाली लगभग 96% मौतें क्या है, कुत्तों के काटने से। हालांकि अन्य जानवरों के काटने से भी रेबीज होता है, लेकिन कुत्तों के काटने से मामला अधिक है। तो इसलिए एक्शन जो है कुत्तों पे लिया जाना है, ये न्यायालय ने बताया है। अभी तक उठाए गए कदम क्या है, भारत में आवारा कुत्तों से निपटने से संबंधित प्रावधान और उठाए गए कदम क्या है। तो सबसे पहले क्या, म्यूनिसिपैलिटी के पास भी यह अधिकार है, मतलब स्थानीय निकाय में, म्यूनिसिपल बॉडीज के पास। क्या हमने देखा है भारत के संविधान में नगरपालिका के लिए प्रावधान जोड़े गए और पंचायती राज के लिए। तो नगरपालिका वाले प्रावधान में आप देखोगे अनुच्छेद 243W के अनुसार वहां पे नगरपालिकाओं को दायित्व है कि आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करे और उसके बाद क्या, 51A के तहत नागरिकों का मूल कर्तव्य, जिसमें हम लोग मूल कर्तव्य है, उसमें भी ये बात कही गई है कि हमारा सबका कर्तव्य होगा कि प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ये दोनों चीजें जो है ना विपरीत लगती है, लेकिन ये क्या है, कहीं ना कहीं मानवीय स्वास्थ्य और मानवीय स्वतंत्रता को कहीं ना कहीं उससे बैलेंस बना के चलना है। इसलिए पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम भी है, जबकि तो हम लोग ऐसे किसी की हत्या नहीं कर सकते हैं, चाहे सरकार ही क्यों ना हो बड़े पैमाने पे। लेकिन इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है तो उसकी जनसंख्या को कम करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय स्टेप बाय स्टेप लिए जा सकते हैं, जिसमें कि क्या, पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023, इस तरह से आवारा कुत्तों को पकड़ो और उसका बंध्याकरण करो, टीकाकरण करो और छोड़ दिया जाए, जिससे उनकी जनसंख्या कम हो, बच्चे कम पैदा हो। तो ये भी एक उपाय है। लेकिन इससे भी अगर चीजें ना चले तो उसके बाद भी चीजें की जा सकती है, पकड़ के उन्हें शेल्टर होम में रखा जा सकता है, ये चीजें की जा सकती है। 2023 में भारत में कुत्तों को काटने से रेबीज संक्रमण उन्मूलन पर राष्ट्रीय कार्य योजना भी बनाई गई और यह कार्य योजना केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। तो ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। तो हमारा जो नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल है वो भी सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से संबंधित है। क्या है वो मामला, भूमि पंजीकरण से संबंधित है। क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने भूमि पंजीकरण के लिए ब्लॉकचेन तकनीक की सिफारिश की, मतलब अपने एक अभी दिए गए निर्णय में। मामला क्या है कि ये समी उल्ला बनाम बिहार राज्य का मामला है, उसमें कुछ चीजें बात की गई हैं, जिसमें क्या कि भारत में जो भूमि पंजीकरण से जुड़ी हुई जो मुद्दे हैं उसको कोर्ट न्यायालय के द्वारा उठाया गया और कुछ सजेशंस दिए गए। सजेशन जैसे क्या दिया गया कि ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है इस पूरी व्यवस्था को सुधारने में। क्यों? क्योंकि भारत में भूमि संबंधी विवाद जो है इतना अधिक है, जो कि न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या को बढ़ाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है।
तो इसलिए इस समस्या के निपटान के लिए ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी को अपनाया जा सकता है लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट सजेशन है हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए, पूरे के पूरे जुडिशियल सिस्टम के लिए, और पूरा जो हमें और आपको जो होने वाली समस्या है भूमि के खरीद बिक्री और उसके मेंटेन करने से, उसके डॉक्यूमेंट को मेंटेन करने से संबंधित। तो ये चीजें, यही न्यूज है यहाँ पे। तो मामला हमने देख लिया, समीउल्लाह बनाम बिहार राज्य और भारत की भूमि पंजीकरण प्रणाली पे चिंता प्रकट की है और उसमें कुछ पॉइंट्स को उठाया है और कुछ सजेशन दिए। आइए देखते हैं क्या है मामला। सबसे पहला कि जो मुद्दे रेखांकित किए गए हैं, सबसे पहला उसमें क्या कि ये जो भी लॉ यहाँ पे बने हुए हैं, जो भी इसे जो है गवर्न करता है, पूरे के पूरे रजिस्ट्री सिस्टम या स्टाम्प से संबंधित या उससे संबंधित तुम जो भूमि विवाद होते हैं, उससे संबंधित जो मामला न्यायालय में जाता है, तो जो कानून व्यवस्था है सब औपनिवेशिक है, ब्रिटिश काल में सब बने हुए हैं, जो पुराने हैं उस समय की सच्चाई, उस समय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को लेकर है, जिसे समय के साथ बदलना चाहिए। जिस कारण से जो है ना विवाद, उस कारण से भी जो है ना इस तरह से लिटिगेशन बढ़ रहे हैं, कानूनी विवाद की संख्या बढ़ी है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे कि भूमि पंजीकरण अभी भी क्या है, जैसे संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 का है, स्टाम्प अधिनियम 1899 का है, पंजीकरण अधिनियम 1908 का है। इसी से रजिस्ट्री होता है, रजिस्ट्री करवाने आप जाते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाना होता है, चाहे सेल परचेज करना हो, चाहे इनहेरिटेंस के द्वारा, मतलब विरासत में कोई भूमि मिल रही हो, तो डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाना पड़ता है कि मेरे दादा से, मेरे पिता से मुझे मिला, या किसी को भी मिला उसे, या गिफ्ट करना होता है डीड को, हमने सुना है ये सब चीजें, डॉक्यूमेंट तो रजिस्टर करवाना होता है। तो यही कानून है ये पंजीकरण अधिनियम 1908, क्या है नहीं है उसमें बताया जाता है। कोई निर्णायक स्वामित्व नहीं, एक बहुत बड़ी समस्या है जो यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे कुछ मुद्दा, इस जो मामला था समीउल्लाह वाला जो बिहार स्टेट वाला, यहाँ पे मामला यहीं पे हुआ इसी कानून को लेकर कि इसके तहत जो सरकार थी उसने एक लॉ प्रोविजन थे वहां पे, जो कि मामला वहां पे जिसपे जो सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज करते हुए वही बात कही है कि यहाँ पे देखिए पॉइंट क्या है कि पंजीकरण अधिनियम के तहत किसी विलेख, मतलब डीड की बात की जाए, किसी डीड या डॉक्यूमेंट का पंजीकरण केवल स्वामित्व का अनुमानित प्रमाण प्रदान करता है, निर्णायक नहीं। मतलब क्या हुआ इसका, अब देखो थोड़ा समझो आप, कोई भी भूमि है, लैंड है, अब चाहे इसे डिफरेंट तरीके से ट्रांसफर किया जा सकता है, पर्सन ए से पर्सन बी को कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है, खरीद बिक्री हो जाए, सेल परचेज हो जाए, यही हो सकती है चीजें। उसके बाद क्या, या विरासत में, जैसे मैंने बोला परिवार में एक दूसरे के बाद, एक पीढ़ी के बाद दूसरी, या गिफ्ट दिया जाए, ये सब चीजें हर स्थिति में क्या डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाना पड़ता है रजिस्ट्री ऑफिस जाके, ये सब हम लोगों ने सुना है। और वहां पे कुछ खर्चे आते हैं क्योंकि सरकार को शुल्क भी देना पड़ता है जमीन के आकार के हिसाब से। तो रजिस्टर का मतलब क्या, रजिस्टर है, एक सरकारी रजिस्टर है जिसमें दर्ज किया जाना है। मतलब क्या, जिसमें दर्ज किया जाना मतलब क्या, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होगा, जो पहले जो पार्टी थी, ये पहले जो पार्टी था उसके जगह पे, ये जो पहले पार्टी था उसके जगह पे अब पे मालिकाना हक का नाम ये दिया जाए वो रजिस्टर के तहत। तो रजिस्टर का दो ये हो गया, दो वहां पे उद्देश्य हो गए, एक क्या कि सरकारी डॉक्यूमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट के, और दूसरा वो पब्लिक रिकॉर्ड हो गया ना, कोई भी उसे निकाल के देख सकता है कि ये जमीन किसकी है। जिससे क्या, हम लोग जब कोई जमीन खरीदने जाता है, जमीन बेचने जाता है, तो इसी रिकॉर्ड को देखा जाता है, यही है ना। लेकिन क्या है, ये एक है कि यही कि जमीन का टाइटल किसके नाम पे है, सिर्फ एक चीज है, ना कि यही सिर्फ एक कंक्लूसिव रिकॉर्ड है। ये समझो बात को कि सिर्फ और सिर्फ यही, ये जो रजिस्टर है यहां पे सिर्फ यही एकमात्र रिकॉर्ड नहीं है जिसके आधार पे तय हो कि टाइटल किसका है, ये मतलब जमीन पे स्वामित्व किसका है, जिसको बोला जाता है टाइटल। ये अधिकार किसका है, ये अधिकार कोर्ट का है। बस यही बात थी यहां पे, यहीं पे मामला। तो ये अपने आप में कोई निर्णायक स्वामित्व नहीं, यही बोला जाएगा, कोई निर्णायक स्वामित्व नहीं, बल्कि इसका जो मूल उद्देश्य ये है कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए पब्लिक डॉक्यूमेंट हो, और जो राजकोष से, कर से संबंधित जो उस पर कर लिए जाने हैं रिकॉर्ड में, ये चीजें हैं। तो ये मामला विवादित होता क्यों है, मामला विवादित इसलिए हो जाता है, मामला इसलिए विवादित हो जाता है कि रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किए जाते, समय के साथ जो है अपडेट नहीं किया गया।
वो मैनुअल रह गया। अगर उसे डिजिटलाइज किया जाता तो ये सारी समस्याएं कम होती। तो यही चीज है यहाँ पे कि इसका अर्थ है कि राज्य स्वामित्व की प्रामाणिकता को सत्यापित नहीं करता है। इससे भूमि के खरीदार मुकदमेबाजी में फंस जाते हैं। यही है मामला यहाँ पे कि अंततः फिर से ये सारी चीजें होने के बावजूद भी मामला जब विवाद में होता है तो मामला फिर से कोर्ट में जाता है। लेकिन अगर यही डिजिटल रिकॉर्ड होगा ऐसा कुछ चीजें तो एकदम स्पष्ट होंगी, चीजें कहां से कहां चीजें ट्रांसफर हुई, कहां से किसके बारे में किसका मालिकाना। अगर मतलब ये चीजें इस तरह से बात की जा रही, ये मामला था, तो ये पॉइंट यहाँ पे यही है कि क्या है मुकदमेबाजी का बोझ। वही जिस तरह से बात किया है कि जो फर्जी डीड के आधार पे, मतलब इसलिए जब ऐसा होता है तो होता क्या है, लोग क्या करते हैं कि एक ही डीड जो सेल एग्रीमेंट जो के लिए मिलता है, एक ही डीड एक ही जमीन का वो डिफरेंट टाइप का डीड निकाल कर डिफरेंट पर्सन को बेच देते हैं एक ही जमीन। अब सारे से पैसे ले लिया किसी ने, किसी पर्सन ए ने, और सबको डिफरेंट डिफरेंट दिखा के, एक ही जमीन एक ही है, तो सारी मुकदमे होंगे, तो इस तरह के मुकदमे हो सकते हैं। तो इस तरह से चीजें, तो मुकदमेबाजी काफी है। तो यही है कि फर्जी विलेख या दस्तावेज, अतिक्रमण और कमजोर सत्यापन का 66% मुकदमेबाजी होती है, जितने भी दीवानी सिविल केसेस है। अधूरा डिजिटलीकरण, ऐसा नहीं हुआ कि डिजिटलीकरण नहीं हुआ है, डिजिटलीकरण हुआ है। ये योजना नाम ध्यान रखेंगे, DILRMP और NGDRS जैसे कार्यक्रम अभिलेखों को डिजिटल करते हैं, जो रिकॉर्ड था। लेकिन ये दोषपूर्ण स्वामित्व को ठीक नहीं कर पाए। कौन किसका मालिकाना हक है वो है ही नहीं। बिहार वाले मामले में यही देखा गया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी अपने जो पूर्वजों के नाम पे ही उनकी जमीन है और वो चलता आ रहा है रिकॉर्ड में, और वही चीजें जो उन पे ट्रांसफर ही नहीं हुई है। लेकिन अगर वही जब वो खरीद बिक्री में जाएंगे तब वो मामला जो है वहां पे विवादित होगा और वो अंततः जो है न्यायालय में जाएगा, क्योंकि उसके लिए मालिकाना हक वो व्यक्ति है ही नहीं, जो रिकॉर्ड में है और जो सही में ग्राउंड पे है कोई अलग है। तो ये चीजें इस तरह की समस्याएं हैं, और इसे फुल फॉर्म देख लेंगे, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम है, और NGDRS है राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली, नेशनल जनरल डॉक्यूमेंटेशन रजिस्टर्ड सिस्टम, इस तरह से। मुख्य सुझाव क्या है, ये सारा समस्या किसको लेकर है, रिकॉर्ड को लेकर, रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लेकर, और रिकॉर्ड को अपडेट करने को लेकर, यही समस्या है ना। और रिकॉर्ड को पब्लिश करना भी आसान हो जाएगा, सारे डिजिटल हो जाएंगे। तो अभी क्या है, अभी मैनुअली हमें फोटोकॉपी निकलवानी पड़ती है, यही है ना। और उसके लिए क्या, ये कोई ट्रांसपेरेंट है नहीं। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो समय तो लग ही रहा है, भ्रष्टाचार भी इससे बढ़ रही है। अगर ये चीजें डिजिटल हो जाएंगे तो इसे पब्लिक भी किया जा सकता है, ये पब्लिक रिकॉर्ड बनाया जा सकता है, और कितना आसान हो जाएगा चीजें, कितनी आसान हो जाएंगी चीजें, खरीद बिक्री करना और किसी भी जमीन की मालिकाना हक को सत्यापित करना, सर्टिफाई किया जाना कि ये किसके अधिकार क्षेत्र में है। तो ब्लॉकचेन यही करेगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जैसा हम लोग समझते ही हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या, ये बेसिकली लेजर है, ये पूरा का पूरा जो एक पूरा का पूरा चेन है, ये जो डिजिटली क्रिएट किया जा रहा है, और ये सब जुड़े हुए हैं। ये ब्लॉक, यही तो ब्लॉक होते ना ये, और ये सब ब्लॉक जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, और किसी एक ब्लॉक में किसी ने एक में चेंजेस किए, और चेंजेस किया, सेव कर दिया गया, तो कोई और दूसरा चेंज नहीं कर सकता। मतलब भविष्य में उसके बाद चेंजेस नहीं किए जा सकते। अगर उसके बाद चीजें होंगे तो फिर से वो ऐड ही होगा। तो इसका मतलब क्या, ओवर राइटिंग नहीं हो सकती, तो वो ओरिजिनल रिकॉर्ड हो गया वो। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, खास करके ऐसे रिकॉर्ड कीपिंग में, ऐसे रिकॉर्ड को रखने के लिए। और रिकॉर्ड किस तरह के रिकॉर्ड होते हैं, जब हम लोग बात करते हैं रिकॉर्ड, किस तरह के रिकॉर्ड होते हैं, तो रिकॉर्ड होते हैं जो सर्वेक्षण का डेटा है, कहाँ कितना जमीन है, प्राइवेट जमीन कितनी है, सरकारी जमीनें कितनी। अभी तो सबसे बड़ी समस्या ये है, जिलों में आप देखोगे जो भी अधिकारी होंगे उनके पास सबसे बड़ी समस्या होती है कितनी सरकारी जमीन है, कितनी प्राइवेट जमीन है, कहाँ सड़क है, कहाँ प्राइवेट ओनर की जमीन है, यही पता नहीं होता। अधिकतर जगह भूमाफियाओं के द्वारा क्या किया गया, सरकारी जमीनों की हड़प कर ली गई। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये चीजें इस तरह से कम हो सकती है। तो मुक्त, और यहाँ पे सर्वेक्षण डेटा, भू संपत्ति मानचित्र यही बताएगा, जो कैडेस्ट्रल मानचित्र बताया जाता है कि हर जिले का, हर प्रखंड का मानचित्र होता है जिले में, इस तरह से। और पंजीकरण विवरण जो है को एकीकृत किया जा सकता है, एक जगह सब कुछ अवेलेबल हो। ठीक, चलिए।
निर्णायक स्वामित्व, वही कि जो टाइटल है जिसके द्वारा, इसके लिए डिसीजन जो है ना, ये चीजें आसान हो और ये चीजें एकदम क्लियर हो, स्पष्ट हो। क्या कि अनुमानित स्वामित्व की बजाय निर्णायक स्वामित्व को अपनाने का अध्ययन करने के लिए विधि आयोग को निर्देशित किया जाना चाहिए। वही बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी, और यहाँ पे न्यायालय ने भी बोला है कि आप ये बताएं इस प्रक्रिया को इस तरह से कैसे किया जाना, क्योंकि ये सिविल कोर्ट की अधिकारिता के अंतर्गत है, ना कि सरकार इस तरह से चीजें कर सकती है। ये ध्यान रखा जाएगा। और संस्थागत सुधार क्या है? उच्चतम न्यायालय ने पंजीकरण अधिनियम, एक साक्ष्य अधिनियम, दो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आदि में वैध संशोधनों या त्रुटि सुधार करके केंद्र राज्य समन्वय को मजबूत करने का भी आह्वान किया, क्योंकि सारे कानून प्रभावित होंगे अगर लैंड रिकॉर्ड के लिए अगर बदलाव किए जाने हैं भविष्य में, इस प्रकार से जैसे गाइडलाइंस दिए गए हैं, तो सब में जो है ना सुधार किए जाने होंगे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बेसिक एक कुछ चीजें हम लोग देख ही लेते हैं यहाँ पे कि ब्लॉकचेन क्या है। ये विकेंद्रीकृत, डिसेंट्रलाइज, कोई भी उसमें चेंजेस में, जैसा मैंने बताया, ब्लॉक, डिफरेंट ब्लॉक अपने लेवल से चेंजेस कर सकता है, वो ऐड हो जाएगी। उसके बाद वो चीजें ना मिटाई जा सकेंगी, ना काटी जा सकेंगी, ना ओवर राइट की जा सकेंगी। मतलब एक लेजर है, पूरी तरह से वितरित। इसमें इंक्रिप्टेड रिकॉर्ड्स हैं, कई कंप्यूटर्स में स्थायी रूप से जुड़े होते हैं। संरचना क्या? डेटा ब्लॉक श्रृंखलाबद्ध रूप से जुड़े होते हैं और डेटा क्रिप्टोग्राफिक रूप से सुरक्षित रहता है, तो इसमें हेरफेर नहीं, मतलब इसमें दोबारा चेंजेस नहीं किया जा सकता है, कोई उसमें ओवर राइटिंग करके या चेंज नहीं। जबकि आजकल की अभी हमारे यहाँ समस्या क्या है, बहुत सारे लैंड के रिकॉर्ड्स ही नहीं मिले, या मैनुअल पेपर में है वो, तो या तो वो नहीं रखे जाने या मेंटेन नहीं किए जाने, कारण पेपर ही खराब हो गए या दीमक खा गए उसको, इस तरह की समस्या होती है। तो ये सब चीजें नहीं है। प्रमुख विशेषताएं क्या? अपरिवर्तनीयता, मतलब उसको चेंज नहीं किया जा सकता, पारदर्शिता, पता लगाने की क्षमता और विकेंद्रीय, क्योंकि उसको रिकॉर्ड को पब्लिक किया जाना आसान होगा, क्योंकि कुल मिलाकर उद्देश्य वही था ना, एक एडमिनिस्ट्रेटिव उद्देश्य था कि डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं हम लैंड रिकॉर्ड को, इसके खरीद बिक्री को, और दूसरा क्या, पब्लिक रिकॉर्ड बनाना कि पब्लिक के लिए ये हो, और तीसरा क्या, जो कर से संबंधित जो मामला है। लाभ, विश्वास में वृद्धि होती है, धोखाधड़ी में कमी होती है और सार्वजनिक प्रणालियों की दक्षता में सुधार होगा। इसमें लगने वाला समय, संसाधन और विवाद, कानूनी विवाद कम होंगे। वैश्विक प्रासंगिकता क्या है? स्वीडन, जॉर्जिया, घाना में यहाँ पे किया गया है, लैंड रजिस्ट्री को संचालन किया, इसमें दक्षता एवं नागरिक विश्वास में सुधार हुआ। तो काफी आवश्यक है और काफी इंपॉर्टेंट है हमारे देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से शॉर्ट न्यूज पे ध्यान देते हैं। सबसे पहला शॉर्ट न्यूज क्या है? ब्रेन, मानवीय स्वास्थ्य से संबंधित ब्रेन इनिशिएटिव सेल एटलस नेटवर्क। बेसिकली है क्या ये क्या है? विभिन्न प्रकार की मस्तिष्क कोशिकाओं का प्रारंभिक भ्रूण अवस्था और शैशवावस्था से लेकर व्यस्तता तक कैसे उभरती परिपक्व होती है, उन्हीं का ये क्या पूरा का पूरा एक तरह से ये एक एटलस है, ये पूरा का पूरा जो एक तरह से सबका आंकड़ा जो है संग्रह करके रखा जाता है इस तरह से। यही है ब्रेन इनिशिएटिव। यहाँ पे बोला गया है कि शोधकर्ताओं ने विकासशील मानव मस्तिष्क के मानचित्रों का पहला मसौदा तैयार किया है। यह शोध अमेरिकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के ब्रेन इनिशिएटिव सेल एटलस नेटवर्क का हिस्सा है। और इस निष्कर्ष से क्या करेंगे? ऑटिज्म और सिजोफ्रेनिया, जो कि क्या है, जो ऑटिज्म तो ये चाइल्ड में, बच्चे में भी ये चीजें देखी जाती है, ऑटिज्म डिसऑर्डर, कि चाइल्ड डेवलपमेंटल ऑर्डर, चाइल्ड माइंड, बच्चे के दिमाग के विकास की प्रक्रिया को जहां बाधित हो जाती है, इस तरह से, या सिजोफ्रेनिया जैसे जैसे बीमारियां, उनको उनसे निपटने के लिए एक सॉल्यूशन हो सकता है। और यही है कि बेसिकली ये बनाया क्या गया है कि ये मानव मस्तिष्क का एक व्यापक और मुक्त पहुंच वाला मानचित्र है, मतलब मैपिंग किया गया है ये, जिससे कि नर्वस सिस्टम और कंप्यूटेशनल जीव विज्ञानियों और सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने मिलकर इसे डेवलप किया, जिससे कि आगे आने वाले जो दिमाग से जुड़े हुए मानवीय इंसान के जो है ना दिमाग से जुड़े हुए जो समस्याएं हैं, जो रोग हैं, उनका इलाज किया जा सके। चलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 क्या है? नामांकन पत्र की अस्वीकृति। जो नामांकन पत्र जो दाखिल किया जाता है, मतलब कोई भी कैंडिडेट के द्वारा चुनाव लड़ने से पहले प्रशासन के पास जो है अपना एक डिटेल किया जाता है, तो उससे संबंधित क्या है कि अभी हालिया बहस ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भारत की चुनावी नामांकन प्रक्रिया में सुधार की मांग को फिर से प्रकट किया है। और ये जो कानून है, इसमें कौन कौन से
सेक्शन है धारा 33 से 36, ये नामांकन प्रक्रिया से संबंधित है। सबसे पहला क्या, नामांकन दाखिल करना। तो इसी में क्या है कि जो आप सेल्फ अटेस्टेड होगा और कितने जो आपको प्रपोज करने वाले हैं, तो उनके द्वारा है। जैसे कि आप देखोगे कि जो राजनीतिक दल के उम्मीदवार हैं, उनके लिए 1 चाहिए प्रपोज़र और निर्दलीय के लिए क्या 10 प्रस्तावक चाहिए। प्रपोज़र या प्रस्तावक जिसको बोलते हैं। धारा 33 से क्या प्रकटीकरण, मतलब जो आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, वहाँ पे सबमिट कर रहे हो कि आपके आपराधिक मामले कितने, संपत्ति, देनदारी, शिक्षा की घोषणा वगैरह जो की जाती है, जो घोषणाएँ करते हैं। 33 बी में क्या है, 33 ए में जो निर्धारित जानकारी के अतिरिक्त जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं है। कोई बाध्य नहीं बना सकता कि अन्य जानकारी माँगे जाने के लिए। 34 क्या है, जो यहाँ पे आपको दिया जाता है पैसा, लोकसभा में 25,000 रुपए, 10,000 रुपए विधानसभा में 10,000 रुपए और 1/, जो यहाँ पे जो मिले हैं यहाँ पे कुल मतों के छठे हिस्से, मतलब कुल मत जो हुआ, उसका छठा हिस्सा अगर नहीं आया तो जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत की राशि है जो आपने जमा किया है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अधिसूचना क्या है, रिटर्निंग ऑफिसर क्या करता है, नामांकन, समीक्षा, नाम वापसी सबकी घोषणा कौन करेगा, रिटर्निंग ऑफिसर। और धारा 36 में क्या है, अगर दोषपूर्ण मतलब जो भी आपने भरे हैं, जो भी रिटर्न फाइल किए हैं, उसमें कुछ कमी पाई जाएगी तो उसको अस्वीकार कर सकेगा, आपको रिजेक्ट किया जा सके। इसलिए आप देखा होगा आपने कि बहुत सारे कैंडिडेट का नॉमिनेशन रिजेक्ट हो जाता है समय से पहले। ठीक है। चलिए, ज्वालामुखी तड़ित मतलब वोल्केनिक लाइटनिंग, ये ज्वालामुखी से संबंधित ये घटना है। क्या कि ये सुर्खियों में क्यों रहा कि होता क्या है कि एक शक्तिशाली विद्युत विसर्जन है और जो कि समान क्या थंडर स्टॉर्म तड़ित झंझा के जैसा लगता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये आसमान में या इस तरह से चीजें वहां पे दिखती हैं जो सामान्य रूप से तड़ित झंझा में होता है। ये ज्वालामुखी से संबंधित है। मतलब ज्वालामुखी देखेंगे, ये ज्वालामुखी नीचे से निकल रही है, गैस, राख, ये सब चीजें निकलती है, ये चीजें जलवाष्प भी निकलता है, इसमें बहुत सारे कण भी निकल रहे हैं, तो ये एक दूसरे से टकराएंगे जलवाष्प की उपस्थिति में, तो उससे क्या होगा, उससे उससे आयनित होके जो प्रकाश निकलेगा, मतलब लाइटनिंग जो होगी, वही है ये वोल्केनिक लाइटनिंग। यही है ज्वालामुखी गुबार में राख के कणों और बर्फ के कणों का आपस में टकराने और रगड़ने से, यही कारण तो स्टैटिक विद्युत उत्पन्न होती है। विद्युत आवेश कोई भी चीज टकराने से क्या आयनाइज्ड हो जाती है, तो वही चीज, वही घटना होती है जिससे वो प्रकाश होता है और उससे बेसिकली क्या है कि ये पूर्व चेतावनी है कि बड़ी घटना, ज्वालामुखी फटने की बड़ी घटना हो सकती है, कि ज्वालामुखी में एक्टिविटी चालू है। ठीक है। क्रिसमस द्वीप, ये ऑस्ट्रेलिया के पास में द्वीप समूह है, देख लेंगे यहाँ पे मैप में, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पास में यहाँ पे, हाँ, और यहाँ मलेशिया इंडोनेशिया के पास में, ये यहाँ पे क्रिसमस आइलैंड ऑस्ट्रेलिया। क्यों चर्चा में इसलिए डेटा सेंटर यहाँ बनाया जा रहा है, किसके द्वारा, गूगल के द्वारा। और किसके लिए, विशाल एआई के लिए डेटा सेंटर बनाया जा रहा है। और ये हिंद महासागर क्षेत्र है और हिंद प्रशांत का इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, इसलिए भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इस रीजन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और इसका नाम भी रखा गया ये पूरा का पूरा यहाँ पे देखेंगे मलक्का जल मध्य से संबंधित है। और उसके बाद क्या, ये पूरा का पूरा जगह क्या है, ये काफी जैव विविधता पूर्ण है, जैव विविधता से, क्योंकि यहाँ केकड़े, समुद्री पक्षी, व्हेल, शार्क वगैरह मिलते हैं और प्रवाल भित्ति भी की उपस्थिति है। इसका नाम रखा गया हिंद महासागर का गैलपैगोस। ठीक है, गैलपैगोस आइलैंड है। चलिए, रीसस मैकाक बंदर क्यों चर्चा में है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, हमने सुना है वन्य जीव के संरक्षण के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट संस्था, एक सर्वोच्च स्तर की संस्था के द्वारा क्या किया गया है, रिसस मैकक को जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है, जिसके द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है सभी जीवों को। उसमें जो अनुसूची है, उसमें सभी जीवों को किसमें, कुछ अनुसूचियों में रखा गया, अनुसूची 1, 2, 3, 4, ये पहले 6 थे, अब 4 हो गए। तो अनुसूची 1 में की बात नहीं की जा रही है। अनुसूची 1 में जो सर्वोच्च रूप से जिसको संरक्षण मिलता है, जो उच्च संरक्षण प्राप्त जीव है, जैसे बाघ, ऐसे जीव जिनका शिकार ना किसी भी प्रकार से उनकी हत्या की जा सकती है, किसी प्रकार से ना व्यापार किया जा सकता है किसी तरह से, मतलब उच्च संरक्षण प्राप्त। उसके बाद अनुसूची 2 है, उनमें भी क्या है, अवैध रूप से शिकार, व्यापार और इस तरह के हार्म पहुंचाना, उनमें ये नहीं है। तो इसमें रिसस मैकक की रक्षा के लिए, संरक्षण
के लिए अनुसूची 2 में से शामिल करने की बात की गई, जिससे क्या है कि इसे अवैध रूप से अपने पास रखने और क्रूरता के विरुद्ध इसकी वैधानिक सुरक्षा हो सकेगी। तो ये चीज संरक्षण देने के दृष्टिकोण से ही किया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा कि वैज्ञानिक नाम मकाका मुलाटा, मेनली क्या कहाँ के रहने वाले, मुख्य भूमि एशिया, और ये गैर मानव प्राइमेट है जो मनुष्यों के साथ लगभग 93% आनुवांशिक अनुक्रम समानता साझा करते हैं। आहार सर्वाहारी है, वृक्षों स्थल दोनों पे, और आयुष्यन की स्थिति क्या है, लीस्ट कंसर्न। तो ध्यान रख लीजिए, ये पूछ लिया जाता है, अनुसूची 2 में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, और यहाँ पे क्या है, लीस्ट कंसर्न में, लेकिन अनुसूची 2 में शामिल कर लिया गया। अगर ज्यादा कंसर्न होता, मतलब इंडेंजर्ड या वल्नरेबल की स्थिति में होते, तो हो सकता था उसमें शामिल कर लिया जाता है। फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहन योजना, मतलब फार्मा सेक्टर के लिए भारत को एक हब बनाना है, ये तो उद्देश्य है, क्योंकि फार्मा सेक्टर अभी क्या है, विश्व का फार्मा बोला जाता है इंडिया को, क्योंकि विश्व में दवाई के उत्पादन और उसके इंपोर्ट करने में, दवाइयों और वैक्सीन के उत्पादन में इंडिया जो अभी उच्च स्थान में है। तो इसीलिए इसी क्षेत्र से संबंधित है, क्या है कि अनुसंधान नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ये योजना है, मेडटेक में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है, किसमें, ये जो योजना है इसमें क्या है, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत औषध विभाग के द्वारा चालू किया गया है। इस योजना को 5,000 करोड़ रुपया से लागू किया गया है। उसके बाद उद्देश्य क्या है, फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए भारत को एक वैश्विक केंद्र बनाना। बेसिकली जो इस दिशा में रिसर्च और डेवलपमेंट की दिशा में जो कंपनियां इसमें काम करने या स्टार्टअप काम करने या व्यक्ति के स्तर पर काम करने के लिए तैयार हैं, वो उनको इसमें प्रोत्साहन देने की बात की गई है। घटक एक क्या है, राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जाएगी। एक्सीलेंस सेंटर स्थापना करके अनुसंधान से संबंधित अवसंरचना को मजबूत करना। एक घटक भी क्या, फार्मा और मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देना। तो इसलिए इसको बढ़ावा देने के लिए तो इस क्षेत्र में के लिए ये नोट कर सकते हैं। अंत में सुर्खियों में रहा एक स्थल, क्या है, डेनमार्क। डेनमार्क कहाँ पे है, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे नॉर्थ सी के पास में, इसके आसपास कौन कौन सी कंट्री है यहाँ पे, ये स्कैंडिनेवियन कंट्री देखेंगे, नॉर्वे, स्वीडन यहाँ पे, और ये डेनमार्क, कोपेनहेगन इंपॉर्टेंट है ये। इधर जो यूरोप वाला जो मुख्य भूमि वाला जो जगह है यहाँ पे, वहाँ पे इसके पड़ोसी राष्ट्र देख लेंगे, नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, पोलैंड, इस तरह से। ये बाल्टिक सी वाला क्षेत्र है, ऐसे भी इंपॉर्टेंट है ये क्षेत्र। और अभी हुआ क्या है कि यहाँ पे डेनमार्क 15 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को सोशल मीडिया तक पहुंच को यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये बड़ी घटना है, तो इसलिए चर्चा में है। इसके बारे में हमने देख लिया कि जितने आइलैंड हैं यहाँ पे, उत्तरी नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, इसके आसपास, और जो स्थलीय सीमा है जर्मनी से लगती है, निकटवर्ती जल निकाय के पश्चिमी उत्तरी सागर और पूर्व में बाल्टिक सागर स्थित है। तो ये हम लोग देख सकते हैं। और क्या, ये जटलैंड प्रायद्वीप है, ये पूरा का पूरा जो है ना पेनिनसुला की तरह ही है ये। तो जटलैंड प्रायद्वीप और 400 से अधिक द्वीपों से बना है, बेसिकली छोटे छोटे जो द्वीप है ये। तो यही जटलैंड है ये इस तरह से देख सकते हैं। इसमें नॉर्दर्न जटलैंड देख सकते हैं हम लोग। और जीलैंड सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है। और जलवायु गर्म गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक धारा जलवायु को नियंत्रित करती है और बर्फ पर वर्षा करती है। हमने ये भूगोल में पढ़ा है कि नॉर्थ अटलांटिक का प्रभाव, जो गल्फ स्ट्रीम का प्रसार होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये चीजें नॉर्थ सी में भी दिखती है, जिससे क्या वर्ष भर यहाँ पे बर्फ मुक्त होता है यहाँ पे। तो ये चीजें प्रभावित करती हैं डेनमार्क के मौसम को भी। तो चलिए अब हम लोग आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है AI फॉर एग्रीकल्चर से संबंधित है। कृषि में डीप टेक के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? अगर आपने ध्यान से सुना है तो ये चीज़ें जो है ना, तीनों स्टेटमेंट किए जा सकते हैं, डायरेक्टली ये चीज़ें की गई हैं। चलिए, दूसरा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने हेतु एक निर्दलीय उम्मीदवार के लिए प्रस्तावकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 5, 1, 15, 10। तो ये हमने अभी डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 3, डेनमार्क के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये ज्योग्राफी मैपिंग में भी इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
इस तरह से। तो सारे जो विशेषताएं हैं वो हमने अभी डिस्कस किए हैं। तो कौन से सही कथन आपको चुनने हैं, ए, बी, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में आवारा कुत्तों से जुड़ी समस्याएं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, 2, 3 जो हमारा ये था सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस, उसके संदर्भ में, और जो हमने और भी डिस्कस किए सारे प्रावधान। सही कथन चुनना है, ए, बी, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 5, फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को संवर्धन योजना को लागू करने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है। इस तरह के वन लाइनर प्रश्न भी ऐसे स्कीम से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं, और अपने करंट अफेयर की तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए इसको देखते रहिए। इसके लिए धन्यवाद।